बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 231 मुलाहिज़ा फरमाएँ। मेरा हादसे में ज़ख्मी होना भी अच्छा ही हुआ। ना मैं ज़ख्मी होकर यहाँ पहुँचता, ना राबिया को नज़र आता। वो न जाने कहाँ कहाँ मुझे तलाश करती फिरती और बिलाखिर न जाने कहाँ पहुँचती। मुझे इस वक्त ये ख्याल भी आया कि मैं राबिया से उन वाक़यात के बारे में सवाल करूँ जिनके नतीजे में उसकी यादाश्त मुतासिर हुई थी, मगर मैंने उसे इस तलख हकीकत के हवाले से गुरेज किया। मैं डरा कि कहीं इस बात के जिक्र से राबिया के ज़हन पर खुद फरामोशी या पागलपन के उस दौर का असर फिर ना हो जाए। देखो राबिया, ये मेरी खुशकिस्मती है कि अभी तक किसी ने मुझे पहचाना नहीं, मैंने कहा, लेकिन यहाँ मैं 2 दिन नहीं रह सकता। मैं एक इंतहाई अहम काम को अधूरा छोड़ आया था। मुझे यहाँ से जाना है, अभी और इसी वक्त। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? वो सहम कर बोली। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ज़रूर चलो, लेकिन मुझे ये बताओ कि यहाँ से निकलेंगे कैसे? मैंने कहा, डॉक्टर हकीम बहुत चालाक आदमी है, उसे धोखा देना बहुत मुश्किल होगा। तुम ही कुछ सोचो, राबिया ने कहा। एक तरीका तो यह है कि मैं उसे राजदार बना लूँ। वो आदमी अच्छा है और उस पर एतमाद किया जा सकता है, लेकिन अकल कहती है कि इतनी जल्दी किसी पर भरोसा कर लेना खतरनाक भी हो सकता है। हमारे हालात ऐसे हैं कि अच्छी तरह जाने और परखे बगैर हमें किसी को भी दोस्त और मददगार नहीं बनाना चाहिए। दूसरा तरीका मुश्किल और ख़तरनाक तो है, मगर क्या? राबिया ने मुझे सोच में देकर कहा। सोचता हूँ कि वो सचमुच जोडू कराटे का माहिर हुआ और मुझ पर भारी पड़ा तो क्या होगा? मैंने कहा, दुश्मन को कमज़ोर समझने की गलती नहीं करना चाहता मैं। तुम उसे ज़बरदस्ती मगलूब करने की सोच रहे हो, राबिया ने खौफजदा लहजे में कहा। हॉस्पिटल में मार धाड़ करोगे? अगर और कोई तरकीब कारगर ना हुई तो फिर यही एक रास्ता रह जाएगा, मैंने कहा। मेरा यहाँ रुकना नामुमकिन है। अब तक मेरी अदम मौजूदगी से न जाने कितना नुकसान खो चुका होगा। गालिब तो पहले ही मुश्तइल था कि मैं नाजो को मुसीबत में फंसा के जा रहा हूँ। नाजो मुसीबत में है तुम्हारी वजह से? राबिया चौंकी। हाँ, मेरी वजह से। वो मेरी तजवीज़ थी जिस पर अमल किया था उसने, मैंने कहा। मोहसिन और शैला अलग परेशान होंगे कि मैं कुछ बताए बगैर और मिशन को ऐसे नाजुक मरहले में छोड़कर कहाँ गायब हो गया। ये तुम किस मिशन की बात कर रहे हो? राबिया परेशान होकर बोली। देखो राबिया, बहुत सी बातें हैं जो मैं तुमको यहाँ इस वक्त नहीं बता सकता, मैंने कहा। जब तुम घर चलोगी तो मोहसिन बता देगा, या उसकी बीवी से अपनी गैर हाजिरी के सारे वाकयात सुन लेना। सिकंदर, तुम मुझे पागल कर दोगे, राबिया ने कहा। मैं कब गैर हाजिर थी? और ये मोहसिन की बीवी कौन है? मेरी बात गौर से सुनो। मैंने उसे अपने करीब बिठा लिया। तुमको आखिरी बात क्या याद है? मुझे सिर्फ इतना याद है कि मुझे और शैला को कुछ लोग अगवा करके ले गए थे। वो बोले, हाँ, और तुमको वहां से नाजो ने निकाला था, मैंने कहा। यह भी मुझे याद है, मगर उसके बाद क्या हुआ था? क्या नाजो ने मुझे डॉक्टर लतीफ़ के घर पहुंचा दिया था? राबिया ने कहा। अभी तुम यही समझ लो कि तब से तुम डॉक्टर लतीफ़ के घर में थी, मैंने कहा, और तुम्हारी यादाश्त खो गई थी। मेरी यादाश्त खो गई थी? वो दहशत ज़दा हो गई। हाँ, इस हद तक कि तुम मुझे भी पहचानने से कासिर थी, मैंने कहा। तुम्हारी ये गैर हाजिरी ज़हनी थी। तुम हमारे साथ पेश आने वाले बहुत से वाक़यात से बेखबर हो। उनका खुलासा भी पेश करना चाहूँ तो घंटों लग जाएंगे। अब तुम ठीक हो तो तुम्हें दरमियानी मुद्दत में अपने साथ होने वाली कोई बात याद नहीं। तुम्हारा इलाज डॉक्टर लतीफ़ कर रहे थे। जब तुम वहाँ ज़ेरे इलाज थी तो मोहसिन के वालिद का इंतकाल हो गया। अंकल शीरवानी का? राबिया की सूरत पर अफसुर्दगी फैल गई। हाँ, और जब मोहसिन गया तो शैला से शादी करके उसे अपने साथ ले आया, मैंने कहा। शैला को वहाँ छोड़ना मुश्किल था। उसके अलावा मरहूम अंकल शीरवानी की वसीयत यही थी। सोएम के बाद फोतिया के घर से शैला की रुखसती हुई और वो दोनों अचानक मियाँ बीवी की हैसियत से आ पहुंचे। हम तो खुद भी दम बखुद रह गए थे, और मुझे यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि शैला अब मोहसिन की बीवी बन गई है। कहाँ हैं वो दोनों? राबिया ने इश्तियाक और मुसर्रत के मिले जुले जज्बात के साथ कहा। हम उन्हीं के घर में हैं, मैंने कहा। मैं और उस्ताद टैडी और मिर्ज़ा गालिब, हम सब ने एक प्लान बनाया था। दिलावर एंड कंपनी के खिलाफ और नाजो को आगे रखा था। गालिब उसके साथ और मैं गालिब के साथ। लेकिन उसके बाद अचानक मेरे साथ हादसा पेश आ गया और मैं गालिब को बताए बगैर यहाँ आ लेटा। मेरी मदद के बगैर गालिब भी नाजो की मदद नहीं कर सकता और हमारे पूरे मिशन का बेड़ा गर्क हो सकता है। अभी ज़्यादा देर तो नहीं हुई, लेकिन 12 घंटे भी बहुत होते हैं। खुदा न खासा नाजो को कुछ हुआ तो मैं तमाम उम्र अपनी नज़र में मुजरिम बन जाऊँगा। मैं कभी खुद को माफ़ ना कर सकूँगा। मैं उसके एहसानात के बोझ तले पहले इतना दबा हुआ हूँ कि एक बार नहीं 3 बार जन्म लूँ तो उसका कर्ज अदा कर सकूँगा। इस एक ज़िंदगी में तो ये कर्ज उतर नहीं सकता। लोग 7 जन्म की बात तो मुहावरतन करते हैं, ये 3 जन्म की क्या बात हुई? राबिया बोली। उसका 2 बार मेरी ज़िंदगी को अपनी जान की बाजी लगा के बचाने का कर्ज है, मैंने कहा। दोनों मरतबा वो जख्मी हुई और मर भी सकती थी। तीसरी बार वो जान पर खेल कर तुम्हें बचा लाई। तुम भी मेरी ज़िंदगी हो।
इसलिए नादू के एहसानात का कर्ज उतारने के लिए मुझे कम से कम 3 बार मर के जीना होगा। फिर भी शायद सूद रह जाए, क्योंकि वो जज्बा मैं कहाँ से लाऊंगा जिसने नाजू को अपने ही भाई के मुकाबिल खड़ा कर दिया था। मैंने कहा, मैं चाहता हूँ कि हम पहले से निकल जाएं। मैं तुमको शैला के पास छोड़ूंगा, वहाँ तुम इत्मीनान से सारे वाक़यात और पूरे मिशन की तफसीलात सुन लेना और हमें यह भी बता देना कि नादू तुमको किस तरह निकालने में कामयाब हुई थी। ये डॉक्टर लतीफ़ कौन है? मेरा मतलब है मैं वहाँ क्यों थी? क्या वो नादू को जानते थे? राबिया बोली, नहीं, वो गालिब के वालिद के दोस्त थे। बहुत ज़बरदस्त आदमी है और हकीकत ये है कि उनके घर के सिवा कोई जगह ऐसी ना थी जहाँ तुम्हें रखा जा सकता, खुसूसन उस साल में कि तुम्हें कुछ भी याद ना था। अब उन्होंने डॉक्टर हकीम से कहा है कि राबिया को कहीं ना जाने दिया जाए, तो ये डॉक्टर ना तुम्हें निकलने देगा और ना मुझे वो कम से कम 2 दिन यहाँ और रखने पर मुसर है। वैसे भी वो कुछ तजस्सुस में मुब्तला हो गया है कि मैंने अपनी शनाख्त बदलने की ज़रूरत क्यों महसूस की। तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने बाहर पैरा बिठा रखा होगा? पैरा बिठाना तो मुश्किल है, मैंने कहा। मुमकिन है उसने चौकीदार को हिदायत कर रखी हो। तुम ज़रा बाहर का एक राउंड तो लगाओ, ये देखो कि फ़रार के कितने रास्ते हैं, खुद बाहर जाने की कोशिश करो। राबिया ने इकरार में सारी लाया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। उसने दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया तो मैं इस कमरे में अकेला रह गया। मैंने खिड़की तक जाकर देखा, इसमें फलाई प्रूफ जाली थी। मैंने जाली पर हाथ फेर कर देखा। उसे एक छुरी से भी काटा जा सकता था और मुक्का मार के फाड़ा भी जा सकता था, मगर खिड़की के बिल्कुल सामने एक गार्डन लाइट थी। उसके नीचे बेंच पर 2 मरीज बैठे हुए थे। मुख्तसर से लान में ऐसी ही 6 बेंचें 3 तरफ लगी हुई थी और उन सब पर मरीज खुली हवा का लुत्फ उठा रहे थे। सर्दी का ज़माना गुजर चुका था और शाम बड़ी खुशगवार होती थी। लान के दूसरे किनारे पर एक केमिस्ट की दुकान थी और उस तरफ से खिड़की तोड़कर निकलना रात के 12 बजे से पहले नामुमकिन ना सही मुश्किल ज़रूर था। यह उसी सूरत में मुमकिन था कि मैं शोर मचाने या राह में खाइल होने वाले हर शख्स को नाकआउट करता जाऊं और बाहर निकलते ही किसी रिक्शा को पकड़ लूं। मैं राबिया को भी अपने साथ ले जा सकता था, मगर उसके बाद राबिया बड़ी मुश्किल में पड़ जाती। वो अपने मोहसिन डॉक्टर लतीफ़ के सामने भी ना जा पाती। डॉक्टर हकीम उनको पूरी रिपोर्ट दे देता कि वो किस तरह सिकंदर के साथ फरार हो गई थी। दरवाज़ा खुला तो मैंने चौंक कर पीछे देखा। राबिया लौट आई थी। उसका चेहरा मायूसी की तस्वीर बना हुआ था। क्या हुआ? मैंने कहा। पकड़ लिया किसी ने? हाँ, इसे इत्तफाक कहो या कुछ और। कॉरिडोर में ही सामने से डॉक्टर हकीम आ रहा था। कहने लगा कि खैरियत, किधर का इरादा है? मैंने कहा कि ऐसे ही कमरे में घबरा गई थी। वो मेरे साथ हो लिया कि चलिए कुछ देर बाग में टहलते हैं। मैं भी फारिग हूँ इस वक्त, मुझे मजबूरन जाना पड़ा। 10 मिनट तक ज़बरदस्ती उसके साथ टहलती रही। अजीब आदमी है वो भी। यहाँ कितना बोल रहा था, अब बिल्कुल चुप। 2 बार बोला तो ये कि मिस राबिया कुछ बात कीजिए। तंग आकर मैंने कहा कि क्या मौसम पर बात करूं और लौट आई। कोई बात नहीं, इत्तफाक 1 बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, मगर बार बार नहीं हो सकता। मैंने कहा। फिर जाओ और अगर वो दोबारा मिले तो उसको झाड़ देना, कह देना कि मैं तन्हाई चाहती हूँ। आप ख्वाब बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश ना करें। लड़कियों के पास शमे हुसैन के परवानों की हौसला शिकनी के बहुत बहाने होते हैं। उसे मत शामिल करो मेरे परवानों में। राबिया ने खफगी से कहा। एक शमा रोशन हो तो परवाने कितने आ जाते हैं मरने वाले, उन्हें कोई रोक सकता है भला? मैंने उसे छेड़ने के लिए कहा और वो नाराजगी में बाहर निकल गई। आधे घंटे में मुझे मालूम हो गया कि डॉक्टर हकीम का सामने से नमूदार हो जाना कोई इत्तफाक ना था। दूसरी मरतबा भी वो राबिया को बिल्कुल उसी जगह मिला और फिर राबिया के साथ हो गया। राबिया ने उसे पहले शराफत से कहा कि वो कुछ देर अकेली रहना चाहती है, मगर उसने कहा कि यह उम्र अकेली रहने की नहीं होती और आप जैसी खातून को क्या ज़रूरत है अकेली रहने की। राबिया ने उसे बेतकल्लुफ़ी से बात रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सख्त अल्फाज में कहा तो वो संजीदा हो गया कि मिस राबिया, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं जानता हूँ कि तन्हाई आपकी ज़हनी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तन्हाई में ज़हन को ख्यालात परेशान करते हैं और आदमी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। इन हालात में कि मुझे डॉक्टर लतीफ़ ने आपका ख्याल रखने को कहा है, मैं किसी सूरत आपको तनहा नहीं छोड़ सकता। मेरे मजबूर करने पर राबिया तीसरी बार निकली और चंद कदम चलकर लौट आई। उसने डॉक्टर हकीम को किसी जिन की तरह नमूदार होते देख लिया था। यह मामला बेहद मशकूक हो गया है। मैंने राबिया की रोनी सूरत देखकर कहा। आखिर उसे कैसे इल्म हो जाता है कि तुम मेरे कमरे से निकली हो? और हद यह है कि वो मिलता भी उसी जगह है। क्या वो दरवाजे पर नजर रखे खड़ा रहता है कि उधर से तुम चले और इधर से और मुलाकात फिर उसी जगह? कैसे देखता रहता है? राबिया ने चीड़ कर कहा। कहाँ से देखता रहता है? सामने तो सीधा कॉरिडोर है और उसके दोनों जानिब मरीजों के कमरे हैं। आखिर में वो लाउंज सा है जहाँ रात की ड्यूटी पर मामूर स्टाफ मौजूद रहता है। एक टेबल नर्स की है जिस पर 2 नर्सें इस वक्त भी बैठी होंगी। एक बेंच है जिस पर 2 आया टाइप औरतें बैठी हैं और एक तरफ डॉक्टर का कमरा है। किस डॉक्टर का? मैंने कहा। जिसकी भी ड्यूटी हो, राबिया ने कहा।
उसका दरवाज़ा खुला है और वहाँ दूसरा डॉक्टर मौजूद है। एक लेडी डॉक्टर है। तुम अगर दरवाजे से बाहर निकल कर देखो तो तुम्हें बाईं जानिब बिल्कुल सामने देखने से नर्स की टेबल भी नजर आएगी और लेडी डॉक्टर भी। दाईं तरफ भी एक कमरा है जो गालबन स्टोर है, दवाएं वगैरह हैं और सामान ज़रूरत है। बाईं जानिब बाहर जाने का रास्ता है और डॉक्टर हकीम किस तरफ से आता है? दाईं जानिब से, जिधर स्टोर है। राबिया ने कहा, क्या वो स्टोर में सिर्फ हमारी निगरानी के लिए मौजूद है? एक डॉक्टर अगर बिला वजह स्टोर में रहेगा तो कितनी देर? क्या वो हमारी चौकीदारी पर मामूर है? हम कैदी हैं। फर्ज करो कि मैं ज़बरदस्ती बाहर जाना चाहूँ तो क्या वो रोक सकता है मुझे? मेरा ख्याल है कि एक डॉक्टर के इख्तियारात को हॉस्पिटल में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मैंने कहा, वो खुद भी आसानी से तुम पर काबू पा लेगा और फिर किसी ऐसी जगह रख देगा जहाँ मैं भी ना जा सकूँ। यहाँ कमरे बहुत हैं और मैं हर कमरे में जाकर कैसे देख सकता हूँ? सबसे बड़ी बात यह है सिकंदर कि उसको कैसे मालूम होता है? यही है गौर तलब मसला। मैंने कहा, क्या तुम चौथी बार सवाल ही पैदा नहीं होता? राबिया ने बरहमी से कहा, मेरा झगड़ा हो जाएगा उससे, हंगामा करूंगी मैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। मैंने उसे तसल्ली दी, जोश से नहीं होश से काम लो और मुझे ज़रा सोचने दो। मैंने कमरे की दीवारों का जायज़ा लिया। किसी दीवार के कान ना थे, प्लास्टर और रंग और रोगन पुराना था। अगर उसके नीचे कोई खुफिया माइक्रोफोन होता तो मुझे बाल बराबर लकीर देख कर भी अंदाज़ा हो जाता कि किसी ने महारत से कुछ छुपा लिया है। मगर 2 दिन पहले भी कौन मेरे यहाँ आने की पेशगोई कर सकता था? मेरा यहाँ आना एक हादसे का नतीजा था। चुनाचे इस किस्म के इंतजामात ना पहले से किए जा सकते थे और ना मेरी मौजूदगी में मुमकिन थे। मैंने लाइट्स को देखा, पंखे पर गौर किया जिसके दरमियान एक गोल चमकीला सा दायरा होता है। उसे दबाकर खोला जा सकता है ताकि पंखे में ग्रीस डाली जा सके। मैंने उसको उंगली से बजाया और फिर खोल कर देखा। उसके नीचे ताज़ा भरी हुई ग्रीस थी। मैंने बिस्तर के नीचे और बेड साइड टेबल की दराजों में देखा, कहीं कुछ भी ना था। मैं मायूस होने लगा था कि मुझे दरवाजे का ख्याल आया। मैंने उसके हैंडल को घुमाया और राबिया को करीब आने का इशारा किया। उसने मेरे हाथ के इशारे को समझते हुए बाहर झांका और सर फौरन अंदर कर लिया। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या वो फिर सामने आ गया था? मैंने कहा और राबिया ने इकरार में सारी लाया। मैं बिस्तर पर लेट गया और डॉक्टर के अंदर आने का इंतजार करने लगा, लेकिन वो अंदर नहीं आया। वो दरवाजे के करीब तक आया और फिर लौट गया। मैंने मुकम्मल खामोशी में उसके कदमों की चाप सुनी और राबिया की तरफ सवालिया नजरों से देखा। आखिर इसके यूं आने और चले जाने का मकसद? वो कौन है? किसके लिए ये सब कुछ कर रहा है? किसी सवाल का यकीनी जवाब ना था, मगर मुझे इस तरह हाथ पर हाथ रखे बेबस व लाचार नहीं लेटे रहना था। मैंने घुटनों पर झुककर डोर लॉक का मुआयना किया और बड़ी आसानी से मैंने वो बारीक सा तार दरियाफ्त कर लिया जो दरवाजे के गोल घूमने वाले हैंडल के कफल से निकलकर दरवाजे की एक चूड़ी के साथ साथ जा रहा था। मगर उस पर वही पेंट कर दिया गया था जो दरवाजे पर था। चुनाचे बहुत गौर से देखे बगैर इस तार पर किसी की नज़र पड़ने का बिल्कुल इम्कान ना था। मैंने तार के ऊपर उंगली फेरी और मेरी उंगली पर क्रीम कलर की लकीर सी बन गई। बाकी दरवाजे का रंग खुश्क था मगर तार पर नया रंग था। मैंने उसे सूंघा। इसमें पेंट या एनेमल की बू ना थी, यह खुश्क पाउडर कलर था जो बड़ी सफाई से तार के ऊपर फैला दिया गया था। मैंने राबिया को तार की तरफ मुतवज्जो किया और उसे खामोश रहने का इशारा किया। उसने सर हिलाया और वादे किया कि वो समझ गई है। मैंने उंगली से ज़मीन पर लिखा, बातें करो। मैं अब नहीं जाऊंगी, राबिया ने जोर से कहा। तुम समझते क्यों नहीं? आखिर इधर मैं बाहर निकलती हूँ, उधर वो आ पहुँचता है। अच्छा, उसी से कह दो कि मुझे क्या चाहिए। मैंने कहा। ये पुश बटन आखिर किस लिए है? राबिया ने कहा। तुम सिगरेट, चाय, काफ़ी सब मंगवा सकते हो, लेकिन तुम जानती हो वो चीज़ तुम्हारे सिवा कोई नहीं ला सकता। फिर उस डॉक्टर को बुला कर कह दो। राबिया ने कहा। वो ला देगा। डॉक्टर मुझे हॉस्पिटल में शराब ला कर देगा? तुम्हारा दिमाग खराब है। मैंने कानों को हाथ लगा के तौबा की, मगर ये सब जरूरी था। कल जो मिली थी सब पी गए, अब मैं बाहर कैसे जाऊं? बस मैं सो रही हूँ। राबिया ने कहा। तुम भी सो जाओ। अच्छा भाई, तुम्हारी मर्जी, मैंने कहा और लाइट ऑफ कर दी। 2 दिन की कैद हो रहा है, काट लेंगे। लेकिन इस तमाम अरसे में जो कुछ मैं कर रहा था वो सब राबिया बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। मैंने मेज पर से फल काटने वाली छुरी उठाई और उसकी धार को आहिस्ता से तार पर फेर दिया। पतला सा तार 2 हिस्सों में तकसीम हो गया मगर अपनी जगह पर रहा। उसके बाद हमने 15 मिनट खामोशी में गुजारे। एक बार फिर कोई आहिस्ता आहिस्ता चलता ऐन दरवाजे तक आया। चंद सेकंड रुका और मुतमईन होकर लौट गया। मैंने घड़ी देखी, रात के 11:15 बजे थे। अब तैयार हो जाओ, मैंने राबिया से सरगोशी में कहा। हमारी आवाज़ अब कोई नहीं सुन रहा, फिर भी वो हमें सामने से गुजरता देखेगा। उसका बाप भी कुछ नहीं देख सकता, मैंने कहा और छुरी से खिड़की की फ्लाई प्रूफ जाली काट दी। अगर दरवाजे में नसब माइक्रोफोन काम कर रहा होता तो ये आवाज़ भी यकीनन डॉक्टर हकीम के कान सुन लेते। अब बाहर पार्क में कोई भी नहीं था। हवाइल मार्च की खुनकी के बायस सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे और खिड़कियां बंद कर चुके थे।
सिर्फ केमिस्ट की दुकान खुली हुई थी, लेकिन वो भी कहीं अंदर बैठा हुआ था। मैंने पहले राबिया को बाहर उतारा, फिर बिस्तर की चादर अपने जिस्म पर इस तरह लपेट ली कि मेरा हॉस्पिटल का लिबास तकरीबन छुप गया। अब तुम इत्मीनान से बाहर जाओ, मैंने कहा, और किसी रिक्शा को रोको। जब रिक्शा गेट पर आ जाए तो अंदर आकर मुझे अपनी सूरत दिखा देना, मैं गेट पर नजर रखूंगा। तुम वापस जाकर रिक्शा में बैठ जाना और मेरा इंतजार करना। रिक्शा वाले से कहना कि मजंग जाना है। राबिया हिस्सा हिस्सा आगे बढ़ी। पहले उसे पूरे एतमाद के साथ गेट से बाहर जाते देखा। वो हॉस्पिटल के कपड़ों में ना थी, चुनाचे चौकीदार ने उसे नहीं रोका। वो हमले की भी रुकन हो सकती थी और किसी प्राइवेट वार्ड के मरीज के साथ रहने वाली घर की कोई औरत भी। मैं इस अंधेरे कमरे में खिड़की बंद किए शीशों के पीछे खड़ा गेट को देखता रहा। राबिया 10 मिनट में अंदर आई और उसने केमिस्ट की दुकान से कुछ खरीदा, फिर वापस चली गई। मैं खिड़की से बाहर उतरा और गेट की समत बढ़ा। चौकीदार ने चादर के नीचे से हॉस्पिटल के दाढ़ी वाले कपड़े का पाजामा पहन लिया। कौन हो तुम? ए भाई साहब रुक जाओ। वो मेरी तरफ बढ़ा और मैं रुक गया। चौकीदार मेरे करीब आ गया। अपनी सूरत तो दिखाओ, वो बोला। सूरत के साथ ही मैंने उसे एक मामूली से दाव का तमाशा भी दिखा दिया। उसकी गर्दन पर और कनपट्टी पर मेरे 2 हाथ लगे। वो लान पर गिर गया। मैं गेट की तरफ भागा। केमिस्ट चिल्लाने लगा, पकड़ो पकड़ो। उसकी आवाज़ पर हॉस्पिटल के अंदर शायद कोई मुतवज्जो हुआ हो तो हुआ हो। बाहर जहाँ रिक्शा में राबिया मेरी मुंतजिर थी, उसकी आवाज़ इंजन के शोर में दब गई। वही रिक्शे का शोर जिससे हमेशा मेरे आसाब मुतासिर होने लगते थे, इस वक्त मेरे लिए बाइस सुकून साबित हुआ। मेरे पहुंचते ही रिक्शा चल पड़ा और उस वक्त मैंने पलट कर देखा तो मुझे गेट लाइट की रोशनी में डॉक्टर हकीम का चेहरा नजर आया। वो रिक्शे के पीछे भागा। ए रिक्शा, उसने चीख कर कहा, मगर रिक्शा वाला अपनी धुन में चलता गया। उसे कैसे शक हो सकता था कि कोई उसे पुकार रहा है? अगर रिक्शा खाली होता तो इस आवाज़ पर जरूर रुक जाता। डॉक्टर की यह हरकत मुझे मुज़ीका खेज लगी। वो रिक्शा के पीछे खुद कैसे दौड़ सकता था? मैंने दोबारा पलट कर देखा तो उसका हाथ जेब से बाहर आ चुका था। मेरे एक हाथ ने राबिया की गर्दन से पकड़कर झुका दिया। मैं खुद भी झुक गया था। जब फायर की आवाज़ आई, अगर उसका निशाना सही होता तो गोली रिक्शे वाले को भी लग सकती थी, जिसका सर पीछे बैठने वाली सवारियों के दरमियान नजर आया। अब यहाँ तो उसका निशाना हद से ज्यादा दुरुस्त था कि ना मैं निशाना बना और ना राबिया बनी, और गोली सीधी गुजर गई। अगर उसने रिक्शा रोकने के लिए ड्राइवर के सर का निशाना लिया था तो उसे किस्मत ने बचाया था। रिक्शा मुतहर्रिक था और उसकी रफ्तार भी ज्यादा थी। सड़क नाहमवार थी, चुनाचे झटकों से हम भी उछल रहे थे। गालबन यही सब अवामिल थे जो हमारे और रिक्शा वाले के बच जाने का सबब बने। डॉक्टर ने 3 फायर किए, मगर हर फायर के बाद दूसरा फायर होने तक दरमियानी फासला पहले से ज्यादा बढ़ चुका था। जब रिक्शा ने मोड़ काटा तो मैंने अपने महफूज होने का यकीन किया और इत्मीनान का सांस लेकर सर उठाया। रिक्शे वाला इस सारे खूनी ड्रामे से बिल्कुल बेखबर था और उसे बिल्कुल अंदाजा ना था कि गोलियां उसी पर चलाई जा रही हैं। उसे तो अचानक गोली लग जाती तो पता चलता कि बगैर किसी वजह के मौत ने उसे आ लिया है। ये तो हम बुरे फंसे थे, मैंने राबिया से कहा। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो डॉक्टर जो इतने दोस्ताना लहजे में बात कर रहा था, हमारा एतमाद हासिल कर चुका था, हमारा दुश्मन था। राबिया बोली। मैं भी उससे मुतासिर हो गया था, मैंने कहा। अच्छा ही हुआ कि तुमने उसे राज़दार और मददगार नहीं बनाया, राबिया बोली। बस खुदा ने बचा लिया। मैं जल्दी में फैसला कर लेता कि उससे मदद लेनी चाहिए तो सारी बातें आगे पहुंच जाती। वो बहुत चालाक आदमी था और बहुत खतरनाक भी। तुम्हारे ख्याल में वो चौधरी दिलावर का एजेंट था? मुझे इस बारे में कोई शुबा नहीं, मैंने कहा। और कोई वो हिफाजती इंतजामात नहीं कर सकता जो उसने किया। वो किसी कमरे में बैठा हमारी सारी गुफ्तगू सुन रहा था। हर आवाज़ उस तक पहुंच रही थी। तुम जैसे ही दरवाज़ा खोलती थी उसे मालूम हो जाता था। अगर मैं खिड़की खोलता या जाली काटता तो ये आवाज़ भी उस तक पहुंचती और वो फ़ौरन आ जाता। बातों बातों में वो हम पर वाज़ेह कर चुका था कि उसे जोडू कराटे में महारत हासिल है। मुझे तो उसके डॉक्टर होने पर भी शक है। उसे अपनी नाकामी पर झुंझलाहट भी होगी और परेशानी भी कि हम उसकी सारी चालाकी के बावजूद साफ निकल गए, राबिया ने कहा। उसे खबर हो जाती तो वो गाड़ी लेकर हमारे ताकू में आता। हाँ, वो केमिस्ट के हंगामे पर बाहर निकला होगा, मैंने कहा। केमिस्ट ने भी इसीलिए शोर मचाया कि वो चौकीदार को नॉक आउट होता देख चुका था। डॉक्टर ने बाहर निकलकर केमिस्ट से पूछा होगा कि बात क्या है, और जितनी देर में सूरत हाल उस पर वाज़ेह होती हम दूर निकल आए थे। अगर उस वक्त वो गाड़ी की तरफ लपकता तो उसे रिक्शा नज़र तक ना था। मगर उससे ज़्यादा इत्मीनान की बात तो ये है कि मैंने तुमसे कमरे में बहुत सी बातें की थी। ये नहीं बताया था कि नाजो कहाँ है और उसका मिशन क्या है। मैंने शैला और बोसिन की शादी का जिक्र तो किया था, मगर उनके घर का पता नहीं बताया था। इस तमाम गुफ्तगू को रिकॉर्ड किया गया होगा, तब भी उससे कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, इस मरतबा इंतज़ाम तो बहुत पक्का था, मैंने कहा। अब नाकामी की सारी जिम्मेदारी डॉक्टर हकीम पर जाएगी। हालांकि कसूर उसका नहीं है, वो तो पूरी तरह अलर्ट था। हराहट पर निकल आता था। मगर ये रिक्शा किधर जा रहा है? मजंग वल जा रहा है, रिक्शा वाले ने कहा। मजंग
ओ नहीं यार, मैंने कहा बदंग जाके मैंने की लेना है जी, मेरा केड़ा मामा रहंदा उत्थे, मैंने जाना है दाता साहब पहला उत्थे हाजिरी देकर घर जावांगा। रिक्शा वाले ने मुझे घूर कर देखा और मैंने राबिया को घूर के देखा, जैसे सारी गलती इसी की है। दाता साहब के नाम पर वो बोल ना सका, वरना कहीं और जाना होता तो वो एहतजाज करता। मैंने रिक्शा को दाता साहब के दरबार वाली गली में छोड़ा और मिज़ार पर फातिहा ख्वानी करने गया। आज मैं एक नए शिकारी के जाल में फंस गया था और बाल बाल बचा था। जब हम फिर सड़क पर आए तो मैं बहुत इत्मीनान महसूस कर रहा था। दूसरे रिक्शा ने हमें आधे घंटे में घर पहुंचा दिया। घर पहुंचने तक मेरे दिल की बेकरारी मेरे आसाब को शिकस्त देने लगी थी। एक मामूली से हादसे ने मुझे कहाँ पहुंचा दिया था। मेरी अदम मौजूदगी ने नाजो को कहाँ पहुंचा दिया होगा, यह सोचकर मेरा दिल बैठने लगा था। मुझे अंदाजा था कि मेरे कुछ बताए बगैर गायब हो जाने से बाकी सब की ज़हनी कैफियत क्या होगी। मेरे साथ पेश आने वाला हादसा अकल के खास से जज्बात का दामन छूट जाने का नतीजा था। राबिया के घर से निकल जाने की खबर ने मुझे दीवाना कर दिया था और मैं ना कुछ सोचने समझने के काबिल रहा था और ना कुछ देखने सुनने के। लेकिन इसी जज्बाती दीवानगी का नाम जिंदगी था। इस दीवानगी के मुख्तलिफ अंदाज थे। राबिया से इश्क इसका एक नाम था, वरना हम सब जो कुछ करते थे, जिस तरह जीते थे और जैसे मरने का सामान करते थे, उसमें सब कुछ ही दीवानगी समझा जा सकता था। रिक्शा रुक गया तो मेरे ख्यालात की रो भी रुक गई और मैं यूं घर की तरफ बढ़ा जैसे घर से फरार हो जाने वाला नाखलफ बेटा दुनिया के धक्के खाकर शर्मसार और खौफजदा दोबारा घर आता है। दरवाजे पर दस्तक देते हुए मैंने राबिया की तरफ देखा। फरते जज्बात से उसकी हालत भी गैर थी और यही कैफियत अपनी इंतहा को पहुंचकर कुव्वत बर्दाश्त से बढ़ जाती तो हिस्टेरिया का दौरा बन जाती। जज्बाती दबाव से भी वो शदीद आसाबी तनाव में मुबतला थी। दरवाज़ा शैला ने खोला। उसने पहले मुझे देखा, फिर अंधेरे से राबिया उसके सामने आई और शैला ने एक चीख मारी, राबिया बाजी। वो एकदम राबिया से लिपट गई। उसकी चीख ने घर के अंदर मोहसिन को बुखला दिया। वो न जाने क्या गिरा के या खुद किसी चीज़ पर गिर कर दौड़ा और लगड़ाता हुआ नमूदार हुआ। क्या हुआ, क़यामत आ गई क्या? वो शैला को डांट रहा था, बगैर हमें देखते ही वो लगड़ाना भी भूल गया। आगे वो खैर से घर को लौट कर बुद्धू मियाँ मोहसिन ने नाखलिफ औलाद के सख्त गिर बाप की तरह कहा, अकेला नहीं आया, कुछ लेकर भी आया हूँ। मैंने शैला की तरफ इशारा किया जो राबिया से गले लगकर रो रही थी और राबिया उसे बिल्कुल बड़ी बहन की तरह तसल्ली दे रही थी। मोहसिन ने पहले राबिया को और फिर मुझे सवालिया नज़रों से देखा। मैंने ऐसे से इकरार में गर्दन हिलाई क्योंकि उसकी नज़रों का सवाल मैंने समझ लिया था। उसने पूछा था कि क्या राबिया नॉर्मल हो गई है, इसकी यादाश्त बहाल हो गई है, ये बिछड़े हुए अंदर जाके भी रो धो सकते हैं। मोहसिन ने कहा, यार मोहसिन, मैंने कहा मैं तो बाद में बताऊंगा कि कहाँ गया था और इस वक्त कहाँ से आ रहा हूँ, पहले बताओ कि नाजो का क्या हाल है। मोहसिन ने दोनों हाथ उठा दिए। अल्लाह उसकी मगफरत करे, अच्छी खासी लड़की थी, मगर तुझे क्या, बेवा तो हुआ गालिब, तू ऐसे नहीं बताएगा, मैंने कहा। और मोहसिन अंदर की तरफ दौड़ा। राबिया और शैला रोते रोते हंस पड़ी। शुरू होगी दमाद चौकड़ी और खरमस्ती, शैला ने कहा। मैंने मोहसिन को टांग अड़ा के गिराया और उसके ऊपर चढ़ बैठा। मैं 3 तक गिनूंगा। क्यों आगे गिनती नहीं आती? मोहसिन बोला। इतने कम वक्त में भला मैं कैसे बता सकता हूँ कि नाजू खैरियत से है? मैंने उसे छोड़ दिया और बेड पर बैठ गया। उसकी तरफ से कोई पैगाम मिला? मैंने कहा, हाँ, गालिब का राब्ता कायम है। मोहसिन बोला। आज सुबह से शाम 6 बजे तक डैडी की ड्यूटी थी, 6 से 12 फिर गालिब किया था, आता ही होगा। बहुत मुफीद मालूमात हासिल हुई है नाजो से। वो लड़की भी कमाल है, जितनी तारीफ की जाए कम है। तुझे तारीफ करना है तो राबिया की कर। मोहसिन ने मुझे डांटा। खुद मैं अब शैला के सिवा किसी की तारीफ नहीं करता, कर ही नहीं सकता बेचारा। वो एक ठंडी सांस लेकर बोला। झूठ बोलने पर मजबूर होता है बीवी से कि कोई तुमसा हसीन नहीं जमाने में। मैं तो एक सच बोलने पर मजबूर हूँ। मैंने कहा कि कुछ खाने को ना मिला तो मैं फोत हो जाऊंगा। गुनाह तेरे सर, क्योंकि मैं तेरा मेहमान हूँ। कनीज, मोहसिन ने ताली बजाकर कहा। दोनों मेहमानों के लिए शाही दस्तरख्वान बिछाया जाए। चूल्हे पर 10 तोले दाल मसूर, खमरा, 1 गैलन पानी के अच्छी तरह जोश देकर 1 माशा घी के हमरा रखी जाए। और अगर भूसी टुकड़े वाला गुज़िश्ता हफ्ते की रोटियां ना ले गया हो तो वो भी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए हाजिर की जाए। वो दोनों नहाए जोरों शोर से बातें करने में मसरूफ थी। मौजू था शादी से पहले और शादी के बाद। मजबूरन मोहसिन को चिल्लाना पड़ा। चल यार जाने दे, तेरे मुकद्दर में शोहर बनकर यही बेइज्जती लिखी थी। मैंने कहा, इनको बातें करने दे, हम बाजार से कुछ ले आते हैं। हम निकले ही थे कि हमें सामने से डैडी और गालिब आते दिखाई दिए। हमारे सामने आकर दोनों यूं रुक गए जैसे मुतहारब फौजें एक दूसरे के मुकाबिल सफ आरा होती हैं। आगे तुम मजनू के जानशीन बिली वो लैला या मैं झक मारी? गालिब ने तन से कहा। दोनों काम किए, झक भी मारी हमने और लैला को भी ले आए। मैंने दांत निकाल कर कहा, क्या मतलब है, राबिया को ले आए? डैडी ने बेयकीनी से कहा। यकीन नहीं तो घर में जाकर देख लो। मैंने कहा, वरना हमारे साथ चलो,
मुझे मेरी बीवी ने माँ मेहमान के घर से निकाल दिया है दोस्तों। मैं जा रहा हूँ कहीं से नान नफके का बंदोबस्त करने। मोहसिन ने कहा, मेरा ख्याल है कि तुम भी साथ चलो, कहीं बैठ के दावत वलीमा खा लो मेरी, और वो घर में इंतजार करेंगी हमारा। मैंने कहा, बीवियों का काम तो इंतजार करना है। मोहसिन बोला, खुद जब बातें करते करते थक जाएंगी तो पकाएंगी और खा लेंगी। ये ठीक है, हम भी कहीं बैठ के बात करते हैं। मैंने कहा, और हम वापस चल पड़े। मैंने मुख्तसर अल्फाज में वो सब वाकयात सुनाए जो किसी के इल्म में ना थे। मेरे हादसे में जख्मी होने से हॉस्पिटल पहुंचने और वहां से फरार होने तक जो कुछ मेरे साथ पेश आया था वो मैंने सब बता दिया। और चलते चलते हम रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क पर पहुंच गए। वहाँ बहुत से होटल खुले हुए थे। हम एक निस्बतन साफ सुथरे रेस्टोरेंट में बैठ गए। खाने का ऑर्डर मैंने दिया। फिर गालिब ने मुझे नादो के बारे में रिपोर्ट दी। उसको विक्टर फैमिली ने मजबूर होकर घर में जगह दे दी। भाई बहन तो बिल्कुल तैयार ना थे, मगर उसी घर में उनकी माँ भी रहती है जिसे अपनी औलाद की असल करतूत तो मालूम नहीं। गालिब ने कहा, उस रोज रात को उसका पहला पैगाम क्या था? मैंने कहा, बहुत मुख्तसर। उसने मोरस कोड में ओके कहा था। गालिब ने कहा, अंदर पहुंचने के तकरीबन 20 घंटे बाद मिलने वाले उस पैगाम ने मेरी सारी तशवीश दूर कर दी थी। उस वक्त मुझे तशवीश से ज्यादा तुम पर गुस्सा था कि सब छोड़ छाड़ कर चल पड़े। नादो की तरफ से इत्मीनान तो हुआ तो मैं मूंगफली की रेडी छोड़कर वहां तक गया जहां तुम खड़े हुए थे, मगर तुम गायब थे। मैं लौट आया तुम्हें 101 गालियां देकर। गालियों की कोई बात नहीं, दोस्त दें तो दुआ की तरह लगती हैं, दुश्मन दें तो पत्थर की तरह। मैंने कहा, मूंगफली का बिजनेस कैसा रहा? बहुत फायदेमंद। एक बोरी पर कोई 200 बचे और बोरी 2 दिन में खत्म हो गई। गाली बोला, साफत से तो अच्छा ही रहा। उसके बाद दादू से राब्ता कायम हुआ? मैंने कहा, कोई काम की बात मालूम हुई विक्टर फैमिली के बारे में? हाँ, अंदर दाखिल होने के बाद विक्टर बरादरान को मुतमईन करना असल मसला था। गाली बोला, दादू ने रात के 11:50 पर दूसरा पैगाम दिया। ये कहा कि अभी जाना मत। वो ना कहती तब भी मैं ठीक 12 बजे दुकान ना बढ़ाता। मैं शर्माते हुए एतराफ़ करता हूँ कि मैं सख्त मुस्तरिब और बेचैन था। माशाअल्लाह से बहुत शर्मीला बच्चा है। मोहसिन ने उसके सर पर हाथ फेरा। तुम होते मेरी जगह तो तुम्हारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता नादो को इस तरह छोड़कर जाना। गालिब ने कहा, पहला दिन बल्कि पहली रात थी। एक डर सा था कि कहीं बाद में कोई गैर मुतवक्के बात ना हो जाए। खैर मैं 12:30 बजे तक इंतजार करता रहा और ये आधा घंटा इतना लंबा हो गया कि मोहसिन ने कहा, मुख्तसर बात करो। वेटर ने हमारे दरमियान डिनर सजाना शुरू किया। मैंने उसे हर अच्छी चीज़ ले आने को कहा था। उसके नज़दीक मुर्गी से ज़्यादा आल ओवर फे खुराक कोई न थी, चुनाचे हर चीज़ में मुर्गी थी। चावल में मुर्गी, मगर उसे चिकन बिरयानी कहना मुश्किल था। कौरमे में मुर्गी, जिसे मुर्ग कौरमा करार दिया गया था। जी, तो निस शब के बाद आपके और उनके दरमियान क्या रातों न्याज हुए? मैंने कहा, आप सेंसर करके सुना सकते हैं। उसने 12:30 बजे सिग्नल दिया। गोया मेरे कान में इलेक्ट्रॉनिक सरगोशी हुई। गाली बोला। मैंने फ़ौरन अपने यूनिट को ऑन कर लिया। उसने कहा कि पहला मरहला तो सर हो गया है। विक्टर फैमिली को एक खादमा की ज़रूरत थी। वो सब दिन भर बाहर रहते और बाज़ औक़ात रात को भी घर नहीं आते। माँ गेंठिया की मरीज़ है। इसी मजबूरी ने नाजो का घर के अंदर क़याम आसान बना दिया। विक्टर बरादरान और उनकी बहन तो मुखालिफ थे कि किसी अजनबी को घर में जगह दी जाए, मगर नाजो की आओजारी ने उनकी माँ को मुतासिर कर लिया। नाजो का कहना है कि उसे खुद अपनी अदाकारी पर हैरत हुई थी। सलीम विक्टर और यूसुफ विक्टर को मुतमईन करना बहुत मुश्किल था। वो पूछते रहे कि पहले कहाँ थी और अब क्या घर घर सवाल करती फिर रही हो? आगे पीछे कोई नहीं है तो क्यों नहीं है? नाजो ने सारे सवालात के ऐसे जवाब दिए कि वो मुतमईन हुए या नहीं, मगर उनकी माँ पर रिक्कत तारी हो गई। उसने फैसला कर लिया कि इस मजलूम औरत को घर में जगह देने में कोई खर्च नहीं है।